Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students. Welcome in lecture number 8 of chapter 22 NBF Biology 12, in which we are going to study dominance relations, which is an exception to Mendelian inheritance. पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में बात की थी और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सेप्शंस के मुतालिक जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस से चीज़ें डिफ़र करती हैं, उन चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडेलियन इनहेरिटेंस के दौरान आपने जो चीज़ें लर्न की थी उसमें स्पेशली दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उसमें भी आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की लास्ट लेक्चर में कुछ लिमिटेशंस का जिक्र देखा कि कुछ जगहों पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है, तो वो चीज़ भी एक्सेप्शन में इंक्लूड होती है। इसके अलावा आज के लेक्चर में और अभी आने वाले जो मज़ीद लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम मज़ीद इस तरह के कई एक चीज़ों का जिक्र करेंगे जो कि मेंडल के मॉडल से चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट थी। मेंडल के दौर में असल में बहुत ज़्यादा अभी प्रोग्रेस नहीं हुई थी, और आपको याद होगा कि मेंडल के बारे में मैंने बताया था कि ये पहला शख्स था जिसने जीन का आइडिया पेश किया था, तो इस वजह से उस दौर में इतने ज़्यादा ये आइडियाज़ अबाउट इनहेरिटेंस क्लियर नहीं थे लोगों के। लेकिन फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए और कुछ नई चीज़ों का भी इदराक हुआ, तो वो चीज़ें भी रफ्ता रफ्ता फिर इसके अंदर शामिल होती चली गई। आज के लेक्चर में हमने जिस मेंडेलियन इनहेरिटेंस की एक्सेप्शन का जिक्र करना है उसे कहते हैं डोमिनेंस रिलेशंस। डोमिनेंस रिलेशंस। डोमिनेंस रिलेशंस क्या है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसको आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। वैसे अगरचे यहाँ पर आपके पास बुक के अंदर 3 टाइप्स इसकी दी हुई हैं, लेकिन हम एक और चौथी टाइप भी यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज डोमिनेंस रिलेशन। डोमिनेंस रिलेशन इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन अलील ओवर द अदर। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन अलील ओवर द अदर इन हेटेरोजाइगस स्टेट ऑन द सेम लोकस। ये जो एक अलील दूसरे के ऊपर अपने इफेक्ट कॉज करेगी वो एक ही लोकस की अलील्स होंगी, ऑन द सेम लोकस इन हेटेरोजाइगस स्टेट। जब भी हेटेरोजाइगस स्टेट के अंदर दो कंट्रास्टिंग अलील्स प्रेजेंट होंगी तो ऐसी सूरत में एक अलील दूसरे अलील की एक्सप्रेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस कॉज करने की कोशिश करती है। तो ये जो फिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होगा, ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा वन अलील का ओवर द अदर ऑन द सेम लोकस इन हेटेरोजाइगस स्टेट, दिस इज नोन एज डोमिनेंस रिलेशन। जैसे आपने उसकी एक एग्जांपल देखी थी कंप्लीट डोमिनेंस की फॉर्म में, एक एग्जांपल आपको इसकी कंप्लीट डोमिनेंस की फॉर्म में बताई थी जो कि मेंडल ने एक्चुअली रिपोर्ट की थी। लेकिन मेंडल के बाद इस डोमिनेंस रिलेशन की और डिफरेंट फॉर्म्स भी सामने आई। मसलन उन डिफरेंट फॉर्म्स में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड ओवर डोमिनेंस। तो इस तरह से टोटल 4 डिफरेंट फॉर्म्स की डोमिनेंस रिलेशंस अब तक वर्कआउट हो चुकी हैं। मेंडल ने इनमें से सिर्फ ये कंप्लीट डोमिनेंस को रिपोर्ट किया था। अकॉर्डिंग टू कंप्लीट डोमिनेंस, दो कंट्रास्टिंग अलील में से कोई एक पूरी तरह से दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर रही होती है। जैसे आपको सीड शेप के केस में याद होगा कि सीड शेप या सीड कलर को स्टडी करते हुए मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया था कि सीड शेप की ये दो कंट्रास्टिंग अलील्स, उनमें से एक जो राउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कैपिटल आर, और दूसरी रिंकल्डनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज नोन एज स्मॉल आर, उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये दोनों अलील्स जब हेटेरोजाइगस स्टेट में किसी एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट हो, कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरह से हेटेरोजाइगस स्टेट में, ऐसी सूरत में कौन सा अलील एक्सप्रेस करेगा?
ये कैपिटल आर जो राउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये एक्सप्रेस करेगा, या स्मॉल आर जो रिंकल्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये एक्सप्रेस करेगा। तो मेंडल का ये मुशाहिदा था, मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया था कि दोनों में से कोई एक एक्सप्रेस करता है और वो कैपिटल आर है जिसको उसने डोमिनेंट कहा था, और दूसरा जो यहाँ पर हेटेरोजाइगस स्टेट में एक्सप्रेस करने में फेल हो जाता है दैट इज स्मॉल आर, इसे उसने रिसेसिव अलील कंसिडर किया था। तो इस तरह का अगर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो दो अलील्स के माबैन जो एक ही लोकस के ऊपर पाए जाते हों, जिनमें एक अलील पूरी तरह से दूसरे की एक्सप्रेशन को मास्क कर दे, उसको डोमिनेट कर जाए, तो इस तरह की रिलेशनशिप को, इस तरह के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को या इस तरह के डोमिनेंस रिलेशन को कंप्लीट डोमिनेंस कहा जाएगा। लेकिन मेंडल के बाद के लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि हमेशा ऐसा नहीं होता, बहुत सारे ट्रेट्स ऐसे भी हैं, ये सीड शेप की बात नहीं हो रही, सीड शेप तो कंप्लीट डोमिनेंस का एक केस है, लेकिन इसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स में या इवन पी प्लांट में भी बास ट्रेट्स ऐसे हैं जिनमें दो कंट्रास्टिंग एलील्स जब इस तरह हेटेरोजाइगस स्टेट में मौजूद होती हैं तो वो इस तरह से बिहेव नहीं करती हैं जैसा कि मेंडल ने ऑब्जर्व किया था और रिपोर्ट किया था कि दो में से कोई एक पूरी तरह से दूसरे की एक्सप्रेशन को मास्क करेगी। हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बाद के लोगों ने जब ये इससे चीजें डिफरेंट होती हुई देखी तो उन्होंने रिपोर्ट किया, और वो चीजें आजकल हमारे सामने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस की फॉर्म में। तो कंप्लीट डोमिनेंस तो आपको समझ में आ गई है, मेंडल ने रिपोर्ट की थी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनकी एग्जांपल्स। जैसे आपको ये पी प्लांट में जितने भी ट्रेट्स मेंडल ने स्टडी किए थे वो सभी कंप्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा आपको याद होगा हमने ईयर लोब इन ह्यूमन की एग्जांपल ली थी, तो वो ईयर लोब इन ह्यूमन ये भी दरअसल एग्जांपल है इसी तरह के ट्रेट की जो कि कंप्लीट डोमिनेंस शो करता है। ईयर लोब में फ्री ईयर लोब इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अटैच ईयर लोब। तो ये एग्जांपल्स आपने याद रखनी कंप्लीट डोमिनेंस के हवाले से। लेकिन इसके अलावा इनकम्प्लीट को डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस की फर्दर एग्जांपल्स को हम कवर करते हैं और इसमें देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जहां तक ताल्लुक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को रिपोर्ट किया था फर्स्ट टाइम कार्ल कोरेंस ने 1899 या 1900 के अंदर। कार्ल कोरेंस ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ फ्लावर कलर ऑफ 4 o'clock प्लांट। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इस चीज को कार्ल कोरेंस, एक साइंटिस्ट है कार्ल कोरेंस, ये वो शख्स है जिसने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था इन 1900। कार्ल कोरेंस, इसने 1899 के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पहली बार ये बताया कि 4 o'clock प्लांट का जो फ्लावर कलर है वो इसकी एग्जांपल है। 4 o'clock प्लांट, ये गुले दाऊदी इसे कहा जाता है। 4 o'clock प्लांट, 4 बजे वाला प्लांट, ठीक है। मिरेबिलिस जिलेबा इसका बोटेनिकल नेम है, मिरेबिलिस जिलेबा। मिरेबिलिस जिलेबा 4 o'clock प्लांट। इस प्लांट का फ्लावर कलर जब उसने स्टडी किया तो इस फ्लावर कलर में उसने देखा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाई जाती है। इसमें देखिए फ्लावर कलर आपको 3 डिफरेंट फॉर्म्स में मिलेगा। कार्ल कोरेंस ने ये देखा कि इनमें एक फ्लावर कलर पाया जाता है रेड और दूसरा फ्लावर कलर पाया जाता है वाइट। तो इसने ऐसा किया कि एक रेड फ्लावर प्लांट को उसने वाइट फ्लावर प्लांट के साथ क्रॉस फर्टिलाइज किया, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसने परफॉर्म किया बिटवीन रेड फ्लावर प्लांट एंड द वाइट फ्लावर प्लांट। और इसने इस क्रॉस में इस बात को इंश्योर कर लिया कि ये दोनों लाजमी तौर पर होमोजाइगस हों, यानी ट्रू ब्रीड हों। जिस तरह से मेंडल अपने क्रॉसेस में जो P1 जनरेशन यूज करता था, तो उसी तरह से इस शख्स ने भी इस P1 जनरेशन में इस बात को जरूर इंश्योर किया कि ये लाजमी तौर पर होमोजाइगस या ट्रू ब्रीड हो। तो एक होमोजाइगस या ट्रू ब्रीड रेड फ्लावर प्लांट को जो सेल्फ फर्टिलाइज किया जाता तो सारे रेड फ्लावर पैदा करता, इसको क्रॉस फर्टिलाइज किया है एक ट्रू ब्रीड या होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर प्लांट के साथ, जो कि अगर सेल्फ फर्टिलाइज किया जाता तो ये भी सारे व्हाइट फ्लावर प्लांट ही पैदा करता। लेकिन जब इन दोनों के दरमियान ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन कायम की गई तो इस क्रॉस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो पहली जनरेशन अपीयर हुई, फर्स्ट फिलियल जनरेशन जिसे हम कहते हैं, तो इस फर्स्ट फिलियल जनरेशन में कार्ल कोरेंस का मुशाहिदा ये था कि यहाँ पर जितने भी प्लांट्स पैदा हुए हैं उन सब का कलर
ना इस पेरेंट जैसा है कंप्लीटली, ना इस पेरेंट जैसा है, बल्कि दरमियान का एक कलर अपीयर हुआ, दैट इज पिंक। तमाम पिंक फ्लावर प्लांट अपीयर हुए यहाँ पर। अब अगर आप गौर करें तो पिंक कलर ये ऐसा कलर है जिसमें रेड और व्हाइट दोनों ब्लेंड हुए हैं, ठीक है। रेड और व्हाइट को अगर आप आपस में मिक्स करें तो दरमियान का कलर पिंक बनता होता है। तो यहाँ पर ये जितने भी प्लांट्स पैदा हुए हैं, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ दिस क्रॉस वर प्रोड्यूस विद पिंक फ्लावर्स। तो ये एक बड़ी सरप्राइजिंग सी ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि आमतौर पर मेंडल ने इस तरह की कोई ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड नहीं की थी। मेंडल का तो ये कहना था कि जब भी इस तरह से दो कंट्रास्टिंग फिनोटाइप्स को क्रॉस फर्टिलाइज किया जाता है तो दोनों में से कोई एक फिनोटाइप 100% एक्सप्रेस करती है F1 जनरेशन के अंदर, और उसको डोमिनेंट कहते हैं, और जो यहाँ पर एक्सप्रेस करने में फेल हो जाती है उसे रिसेसिव फिनोटाइप कहा जाता है। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो कंट्रास्टिंग फिनोटाइप्स हैं उन दोनों की एक्सप्रेशन यहां पर पूरी तरह से नजर नहीं आ रही, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दोनों की एक्सप्रेशन आपस में ब्लेंड हो गई हो और एक दरमियान की इंटरमीडिएट फिनोटाइप यहां पर अपीयर हुई है। बहरहाल उसने इस बात को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ये जो पिंक फ्लावर प्लांट पैदा हुए हैं ये भी होमोजाइगस हैं या नहीं, क्योंकि इससे पहले P1 जनरेशन में आपको याद होगा मैंने बताया कि रेड फ्लावर प्लांट भी होमोजाइगस स्टेट में यूज किया गया था और व्हाइट फ्लावर प्लांट भी होमोजाइगस स्टेट में यूज किया गया था। तो उसने ये सोचा कि इसको भी चेक किया जाए कि ये होमोजाइगस है, ट्रू ब्रीड है या नॉन ट्रू ब्रीड या हेटरोजाइगस है। तो आपको याद है कि किस तरह से चेक किया जाता है होमोजाइगस या हेटरोजाइगस नेचर को? गैस कीजिए, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल इन केस ऑफ प्लांट? सेल्फ फर्टिलाइजेशन से। तो इसको इसी तरह सेल्फ फर्टिलाइजेशन से गुजारा गया और देखा ये गया कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन पर इस इंडिविजुअल ने, ये जो पिंक फ्लावर प्लांट थे, इन पिंक फ्लावर प्लांट्स ने 3 डिफरेंट फिनोटाइप्स पैदा की। इन पिंक फ्लावर प्लांट्स ने अपने इस पेरेंट की तरह रेड फ्लावर प्लांट भी पैदा किए, यहां पर रेड फ्लावर प्लांट भी पैदा हुए, और ये अपनी तरह इसने पिंक फ्लावर प्लांट भी पैदा किए, पिंक फ्लावर प्लांट भी यहां पर पैदा हुए, और इसके साथ साथ यहां पर व्हाइट फ्लावर, इस पेरेंट की तरह ये व्हाइट फ्लावर प्लांट भी यहां पर पैदा हो रहे हैं। और इनकी जब काउंटिंग की गई तो रेशो कुछ इस तरह से अपीयर हुआ कि टोटल 4 में से 1 रेड फ्लावर प्लांट, 2 पिंक फ्लावर प्लांट और 1 व्हाइट फ्लावर प्लांट पैदा हुए। 1:2:1 इस रेशो में ये चीजें यहां पर अपीयर हुई। यानी अगर टोटल में परसेंटेज देखी जाए, प्रोपोर्शन अगर हम काउंट करें तो रेड फ्लावर प्लांट का प्रोपोर्शन कितने परसेंट बनता है? 25%। पिंक फ्लावर प्लांट का प्रोपोर्शन 50% बन रहा है टोटल में से, और व्हाइट फ्लावर प्लांट का प्रोपोर्शन अगेन 25% बन रहा है। तो जब ये कार्ल कोरेंस ने इस तरह की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रिकॉर्ड की तो उसको एक बात यहाँ पे ये समझ में आई कि ये जो यहाँ पर दोनों पेरेंटल फिनोटाइप F1 के अंदर मिक्स हुई हैं, ब्लेंड हुई हैं, तो ये मिक्सिंग या ब्लेंडिंग जस्ट फिनोटिपिक हद तक तो है, लेकिन जीनोटिपिकली ये ब्लेंड नहीं हुए। यानी दोनों के जो जीन्स थे यहाँ पर आपस में वो मिक्स नहीं हुए थे, जस्ट ये मिक्सिंग फिनोटाइप की हद तक थी। इसी वजह से देखो दोबारा से जब इसको सेल्फ फर्टिलाइज किया तो वो रेड फ्लावर वाला जीनोटाइप था वो अलहदा हो गया दोबारा से, और व्हाइट फ्लावर वाला जीनोटाइप अलहदा हो गया, और पिंक भी इंटैक्ट रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो मिक्सिंग यहाँ पर हुई है, ब्लेंडिंग हुई है, ये फिनोटिपिक ब्लेंडिंग है, जीनोटिपिक ब्लेंडिंग नहीं है। एक बात तो ये इसको समझ में आई। दूसरी बात जो यहाँ पर समझ में आ रही है वो ये कि दिस पिंक फ्लावर प्लांट इज नॉन ट्रू ब्रीड, ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस नहीं है, क्योंकि अगर ये होमोजाइगस होता तो ये सारे अपने जैसे पिंक फ्लावर प्लांट ही पैदा करता। तो ये 2 बातें यहाँ से उसने ऑब्जर्व की, इसको लर्न किया उसने या कंक्लूड किया। क्या? नंबर 1 आपको जैसे उन्होंने बताया कि ब्लेंडिंग इज जस्ट फिनोटिपिक नॉट जीनोटिपिक, ब्लेंडिंग ऑफ पेरेंटल ट्रेट्स इज जस्ट phenotypic, genotypic blending नहीं है। And second thing is that F1 individuals are heterozygous for their genotype। तो ये 2 बातें जब उसने अज्यूम की इस क्रॉस से तो उसने अंदाजा लगाया कि इनके जीनोटाइप्स फिर क्या होंगे। तो इनके जीनोटाइप्स को उसने इस तरह से कंक्लूड किया, उसने सोचा कि ये जो रेड फ्लावर प्लांट है इसके लिए रेड फ्लावर को कंट्रोल करने वाला जीन होमोजाइगस स्टेट में मौजूद होगा, और वो रेड फ्लावर को कंट्रोल करने के लिए जो जीन है उसे उसने रिप्रेजेंट किया इस तरह से
R1 के साथ, और इसका जो दूसरा अलील है वो भी R1 होमोजाइगस स्टेट है, तो इस तरह से R1 उसने बजाय कैपिटल केस लेटर और स्मॉल केस लेटर्स यूज़ करने के उसने इस तरह से नंबर्स के साथ उसको डिफ्रेंशिएट किया सिंबल्स को। जैसे वाइट फ्लावर प्लांट के लिए उसने जो जीन सिंबल यूज़ किया वो R2, और फिर होमोजाइगस स्टेट बनानी है तो R2। तो देखिए कैपिटल केस लेटर और स्मॉल केस लेटर हम उस केस में यूज़ करते हैं जब एक जीन कंप्लीटली डोमिनेंट हो दूसरे के ऊपर, तो जो डोमिनेंट होता है उसको कैपिटल केस से शो करते हैं और रिसेसिव वाले को स्मॉल केस से शो करते हैं। लेकिन जब डोमिनेंस यूं कंप्लीट ना हो, जैसा कि अभी रिपोर्ट करेंगे, अभी आपको समझाते हैं कि ये कैसे इनकम्प्लीट है, तो ऐसी सूरत में आपने ये सेम सिंबल यूज़ करना, सिर्फ नंबर्स के जरिए उनको डिफ्रेंशिएट करना है। तो R1 इज़ द सिंबल फॉर the gene of red flower and R2 is the symbol for the gene of the white flower। और इस वक्त ये R1 होमोजाइगस स्टेट में रेड फ्लावर प्लांट के अंदर और R2 होमोजाइगस स्टेट में व्हाइट फ्लावर प्लांट के अंदर। अगर आप इनसे गैमीट्स ड्राइव करें तो हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस इंडिविजुअल? ओनली वन टाइप, ठीक है, सारे गैमीट्स इस तरह के होंगे। एंड हाउ मेनी डिफरेंट गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस इंडिविजुअल? अगेन ओनली वन टाइप, ऑल द गैमीट्स विल कंटेन R2। तो इस तरह से अब इनके गैमीट्स को अगर आप फर्टिलाइज करवाते हैं, सपोज दीज आर द मेल गैमीट्स एंड दीज आर द फीमेल गैमीट्स, तो अगर आप इन दोनों को फर्टिलाइज करवाते हैं तो आप देखेंगे कि अपॉन फर्टिलाइजेशन यहाँ पर जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा होगा दैट ऑफस्प्रिंग मस्ट कंटेन R1 R2। देखिए ये हेट्रोजाइगस स्टेट यहाँ पर डेवलप हो गई, R1 R2 हेट्रोजाइगस स्टेट में इस इंडिविजुअल के अंदर आ गए। तो जितने भी इंडिविजुअल्स यहाँ पर पैदा होंगे इस इंडिविजुअल के गैमेट्स की और इस इंडिविजुअल के गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन के जरिए वो सभी इंडिविजुअल R1 R2 पर मुश्तमिल होंगे। और यहां पर देखिए रेड फ्लावर का जीन भी मौजूद है और व्हाइट फ्लावर का जीन भी मौजूद है, लेकिन ये जीन्स अपनी एक्सप्रेशन को आपस में ब्लेंड कर चुके हैं। रेड फ्लावर का जीन रेड फ्लावर पूरी तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा और ना ही व्हाइट फ्लावर वाला जीन व्हाइट फ्लावर पूरी तरह प्रोड्यूस कर पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों ने इक्वल क्वांटिटी ऑफ पिगमेंट प्रोड्यूस किया और उन दोनों पिगमेंट्स की ब्लेंडिंग से ये इंटरमीडिएट फिनोटाइप डेवलप हुई है जिसको पिंक कहा जाता है। तो इस चीज को उसने नाम दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कैसे डिफाइन किया जाएगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कॉरेंस। इसने ये डिफाइन किया कि व्हेन नाइदर ऑफ द टू alleles, two contrasting alleles is dominant over the other, rather produce a blend of two parental phenotypes. This is known as incomplete dominance। ठीक है, तो आप इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ डोमिनेंस रिलेशन in which neither of the two contrasting allele is dominant over the other, rather produce a blend of two parental phenotypes। दो parental phenotypes का एक blend appear होगा, दोनों में से कोई एक दूसरे के ऊपर dominate नहीं कर रही होगी। तो इस तरह की dominance relation को क्या कहा जाएगा? Incomplete dominance। जबकि इससे पहले मेंडल जो चीज़ें बयान करता रहा था वो complete dominance थी। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अब आप देखिए कि ये जो ब्लेंडिंग अभी आपको पॉइंट आउट की कि ब्लेंडिंग इज जस्ट एट फिनोटिपिक लेवल, नॉट एट द जीनोटिपिक लेवल। ब्लेंडिंग सिर्फ ये फिनोटिपिक लेवल पर हुई है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको दोबारा सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं तो सेल्फ फर्टिलाइज करने का मतलब है कि मेल गैमीट्स भी इसी के होंगे और फीमेल गैमीट्स भी इसी के होंगे। मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन के दौरान एज यूजुअल ये दोनों अलील सेग्रीगेट करेंगे। हाफ ऑफ द गैमीट्स विल कंटेन R1 एंड हाफ ऑफ द गैमीट्स विल कंटेन R2। सिमिलरली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा और आधे गैमीट्स में R1 आएगा, आधे गैमीट्स में R2 आएगा। तो इस तरह से आप जब ये मेल गैमीट्स को इन फीमेल गैमीट्स के साथ फर्टिलाइज करवाएंगे तो इस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में आपके पास ये 4 इंडिविजुअल्स पैदा होंगे। और आपको याद होगा ये फर्टिलाइजेशन हम कैसे वर्कआउट करते हैं। इस फर्टिलाइजेशन को वर्कआउट करने के लिए आप इस तरह पनेट स्क्वायर बनाएं और इस पनेट स्क्वायर में आप एक साइड पर मेल गैमेट्स को प्लेस करें, दूसरी साइड पर फीमेल गैमेट्स को प्लेस करें। 4 बॉक्सेस का ये पनेट स्क्वायर बनेगा। ये आपने फीमेल गैमेट्स दिखाए R1 R2, यहाँ पर मेल गैमेट्स R1 और ये R2। दीज आर मेल गैमेट्स एंड दीज आर फीमेल गैमेट्स।
अब इसकी फर्टिलाइजेशन इसके साथ होगी तो R1 ये क्या बन गया आपके सामने, रेड फ्लावर प्लांट। R1 R2 दिस इज पिंक फ्लावर प्लांट। R1 R2 दिस इज अगेन पिंक फ्लावर प्लांट। और R2 दिस इज वाइट फ्लावर प्लांट। तो आप देखिए कि रेशो आपके पास वही 1:2:1 अपीयर हो गया है। तो इससे ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अब हमें समझ में आ रही है कि ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस मॉडल से थोड़ी सी डिविएशन है, उससे ये डिफरेंट चीज़ है। तो यहाँ पर आपके पास जो फिनोटाइपिक रेशो आया है वो क्या है, फिनोटाइपिक रेशो रेड टू पिंक टू वाइट, वो फिनोटाइपिक रेशो आपके पास अपीयर हुआ इन द फॉर्म ऑफ 1:2:1। और अगर आपसे जीनोटाइपिक रेशो पूछा जाए तो जीनोटाइपिक रेशो यहाँ पर क्या अपीयर हो रहा है, जीनोटाइपिक रेशो ये होमोजाइगस रेड टू हेटरोजाइगस पिंक टू होमोजाइगस वाइट, ये रेशो भी 1:2:1 अपीयर हुआ है। जबकि आपको याद है कि कंप्लीट डोमिनेंस में हमने देखा था कि जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1 था, लेकिन फिनोटाइपिक रेशो 3:1 था, यानी डोमिनेंट टू रिसेसिव 3:1 आता था। जबकि यहाँ पर फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशो बिल्कुल सेम होंगे, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ पर आप देखो, जब आपको पता हो कि किसी केस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जिस्ट करती है, तो अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको बताया जाए कि फलां जगह पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाई जाती है, तो वहाँ पर आपको किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये होमोजाइगस या हेटरोजाइगस से आपको सेल्फ फर्टिलाइज करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर आपको ये बताया गया है कि प्लांट में इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाई जाती है इसके फ्लावर कलर के अंदर। 3 किस्म के फ्लावर कलर पाए जाते हैं, एक रेड है, दूसरा वाइट है और तीसरा पिंक है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि अगर यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाई जाती है तो ऐसी सूरत में इनमें से होमोजाइगस जीनोटाइप रखने वाले कौन कौन से इंडिविजुअल्स होंगे, तो ऑब्वियसली रेड होमोजाइगस जीनोटाइप रखता होगा और वाइट भी होमोजाइगस, क्योंकि ये दोनों कंट्रास्टिंग है। लेकिन पिंक चूंकि इन दोनों की इंटरमीडिएट फॉर्म है तो ये लाजमी तौर पर हेटरोजाइगस होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस जहां पर भी अप्लाई होगा, जिस ट्रेट के ऊपर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको नजर आएगी, वहां पर हमेशा होमोजाइगस और हेटरोजाइगस जीनोटाइप्स उनके फिनोटाइप से पहचाने जाएंगे, लिहाजा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी किस्म के फर्दर किसी क्रॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आई बात। तो अब ये 4 o'clock प्लांट को आप देखते ही, उसके फ्लावर कलर को देखते ही फौरन से अंदाजा लगा सकते हो कि वेदर द प्लांट इज होमोजाइगस फॉर इट्स फिनोटाइप और हेटरोजाइगस फॉर इट्स फिनोटाइप। अब देखो यहाँ पर भी उसी तरह प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि व्हेन 2 पिंक फ्लावर 4 o'clock प्लांट आर क्रॉस फर्टिलाइज्ड, what will be the probability of the pink flower plant in the offspring। अब देखो, मैंने यहाँ पर पिंक फ्लावर प्लांट का जीनोटाइप नहीं बताया कि ये होमोजाइगस होंगे या हेटरोजाइगस, तो आपने फौरन से अज्यूम कर लेना है कि भाई अगर ये पिंक फ्लावर प्लांट हैं और इनकम्प्लीट डोमिनेंस है यहाँ पर, तो लाजमी तौर पर ये हेटरोजाइगस होंगे अपने जीनोटाइप के लिए। ठीक है भाई, ये बातें क्लियर हो गई आपको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आ गया। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन द फॉर्म ऑफ कोडोमिनेंस। अगली एग्जांपल है हमारी कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस की एग्जांपल हम यहाँ पर पहले कोड करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कोडोमिनेंस फेनोमेनॉन क्या कहता है। कोडोमिनेंस की एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन से यहाँ पर मौजूद है। ह्यूमन में जो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप सिस्टम्स, तो उन ब्लड ग्रुप सिस्टम में से एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर कोई 29 टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम्स पाए जाते हैं। 29 डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स आर फाउंड। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, इनसे आप लोग ज़्यादा फेमिलियर हैं। लेकिन इसके अलावा देर आर मैनी अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम्स जिनसे हम आमतौर पे इतने फेमिलियर नहीं होते हैं जनरल लोग, लेकिन टेक्निकल लोग जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड हैं वो उनसे फेमिलियर होते हैं। तो उन्हीं सिस्टम में से एक सिस्टम की एग्जांपल हम आपको कोट कर रहे हैं, वो है MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। MN ब्लड ग्रुप सिस्टम, इस सिस्टम के लिहाज से आपको ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर 3 किस्म के लोग मिलेंगे। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप M ब्लड ग्रुप है। कुछ इंडिविजुअल हमारी पॉपुलेशन में ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप N ब्लड ग्रुप है, N ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं। और कुछ हम में से ऐसे अफराद हैं जो MN ब्लड ग्रुप पर मुश्तमिल हैं, उनका ब्लड ग्रुप MN है।
ये ब्लड ग्रुप्स, आपको जो 3 किस्म के ब्लड ग्रुप्स बताएं, ये किस फिनोटाइप की बुनियाद पर इन ब्लड ग्रुप्स को रिकग्नाइज किया जाता है? इसमें फिनोटाइप क्या है? तो वो फिनोटाइप दरअसल एक पर्टिकुलर एंटीजन है जिसकी मौजूदगी आरबीसी के ऊपर उस ब्लड ग्रुप की पहचान बनती है। ये फिनोटाइप स्पेसिफिक एंटीजन्स की बुनियाद पर डिटरमिन होती है, एंड दो स्पेसिफिक एंटीजन्स आर एम एंटीजन एंड एन एंटीजन। यानी अगर किसी शख्स की आरबीसी की सरफेस के ऊपर, ये सपोज आरबीसी है, दिस इज सपोज आरबीसी, और इस आरबीसी की सरफेस पर अगर एम एंटीजन मौजूद है, सो दिस ब्लड ग्रुप विल बी कॉल्ड एज एम ब्लड ग्रुप। एंटीजन आपने पढ़ा होगा कि ये मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। तो these specific glycoproteins enable the cell to be recognized in the host body, या किसी एक बॉडी के अंदर भी किसी सेल की शनाख्त का जो बाइस बनते हैं ना उसके मॉलिक्यूल, वो दरअसल उसके एंटीजन्स होते हैं। सरफेस के ऊपर ये सरफेस मार्कर्स कहलाते हैं, इनको सरफेस मार्कर्स भी कहा जाता है। इनसे उस सेल की पहचान होती है। जैसे ये सरफेस मार्कर जिसे हम एम एंटीजन कह रहे हैं, इससे ये आरबीसी पहचाना जा रहा है। तो ये एंटीजन अगर एम नाम की एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप एम कहलाएगा। अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर इसके बरक्स एन एंटीजन मौजूद हुआ, फॉर एग्जांपल दिस इज अनदर आरबीसी, किसी दूसरे शख्स का आरबीसी है, उसकी सरफेस के ऊपर एन एंटीजन मौजूद है, तो ब्लड ग्रुप विल बी कॉल्ड एज एन। और अगर किसी शख्स के आरबीसी की सरफेस पर ये दोनों एंटीजन्स एट अ टाइम मौजूद हों, तो ऐसी सूरत में ब्लड ग्रुप विल बी कॉल्ड एज एम एन। तो ये 3 मुख्तलिफ तरह के लोग, ये 3 मुख्तलिफ तरह से ये एंटीजन्स पजेस करते हैं अपने आरबीसी की सरफेस पर, और इन एंटीजन्स की बुनियाद पर उनके ब्लड ग्रुप्स को पहचाना जाता है। दरअसल ये एंटीजन स्पेसिफिक जीन से प्रोड्यूस होते हैं। इसके लिए जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप कुछ इस तरह से कि एक स्पेसिफिक जीन एम एंटीजन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए हम सिंबल यहाँ पर यूज़ करेंगे एल एम। एल असल में लैंडस्टीनर, ये उस साइंटिस्ट के नेम से हमने सिंबल को लिया है जिसने ये रिपोर्ट किया था फिनोमेनॉन। तो एल एम जीन, और फिर ये होमोजाइगस स्टेट में अगर हो तो एल एम। अगर ये जीनोटाइप किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट है तो एम एंटीजन विल बी प्रोड्यूस, और अगर एम एंटीजन प्रोड्यूस होगा तो ब्लड ग्रुप विल बी कॉल्ड एज एम ब्लड ग्रुप। अगर किसी शख्स के बॉडी के अंदर जीनोटाइप एल एन है, एल एन होमोजाइगस स्टेट में अगर इस तरह से एल एन जीनोटाइप प्रेजेंट है, तो ऐसी सूरत में एन एंटीजन विल बी प्रोड्यूस और ब्लड ग्रुप एन ब्लड ग्रुप बन जाएगा। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 2 ऐसे लोगों की शादी हो जाए, एक शख्स उसमें से हस्बैंड सपोज करें एम ब्लड ग्रुप रखता है, और दूसरी तरफ जो वाइफ है उसकी, उसका ब्लड ग्रुप एन है, इन 2 लोगों की शादी हो गई अगर, तो इसके नतीजे में पैदा होने वाले ऑफस्प्रिंग क्या होंगे? इसका जीनोटाइप एल एम, इसका जीनोटाइप एल एन। यहाँ से एक ही किस्म का गैमेट पॉसिबल है एल एम, यहाँ से भी एक ही किस्म का गैमेट पॉसिबल है दैट इज़ एल एन, और इन दोनों गैमेट की फर्टिलाइजेशन से जीनोटाइप बनेगा एल एन। अब सवाल ये पैदा होता है कि एल एम डोमिनेंट है एल एन के ऊपर, तो ऐसी सूरत में ब्लड ग्रुप एम होना चाहिए। अगर ये एल एन पूरी तरह से डोमिनेंट हो, कंप्लीटली डोमिनेंट हो ओवर एल एम, तो फिर ऐसी सूरत में एन ब्लड ग्रुप आना चाहिए। और अगर ये दोनों इनकम्प्लीटली डोमिनेंट हो तो कोई इनकी दरमियान की स्टेट आ जानी चाहिए, ठीक है, कोई तीसरी चीज़ बन जानी चाहिए, दरमियानी स्टेट। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे की एक्टिविटी को, एक दूसरे के इफेक्ट को इन्फ्लुएंस किए बगैर, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किए बगैर ये अपनी अपनी एक्सप्रेशन शो करेंगे। यानी दोनों ही जब अपनी अपनी एक्सप्रेशन आजादाना तौर पर इंडिपेंडेंटली शो करेंगे, तो ऐसी सूरत में हम दोनों को ही दोनों को ही डोमिनेंट कहेंगे। दोनों को डोमिनेंट कहने का मतलब है कि ये को डोमिनेंट हो गए। तो इस फिनोमेनॉन को इस वजह से को डोमिनेंस कहते हैं, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी एक्सप्रेशन दी है और दोनों एंटीजन्स एट अ टाइम प्रोड्यूस हुए और ब्लड ग्रुप इस वजह से एम एन ग्रुप बन गया। ठीक है, तो अब एम एन ब्लड ग्रुप वाले शख्स का जीनोटाइप क्या होगा? एल एन। तो आपने यहां पर ये एम एन ग्रुप के केस में को डोमिनेंस का फिनोमेनॉन नोट किया। को डोमिनेंस किस तरह का फिनोमेनॉन होता है कि व्हेन बोथ कंट्रास्टिंग एलील्स
express themselves without influencing each other in heterozygous state, the phenomenon is known as codominance. ठीक है, both contrasting alleles express independently without influencing each other, the phenomenon is known as codominance. जब दोनों contrasting allele heterozygous state में, ये साथ जरूर मेंशन करना है, in heterozygous state, तो जब heterozygous state के अंदर दोनों contrasting alleles एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किए बगैर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करें तो इस किस्म की डोमिनेंस रिलेशन को क्या कहा जाएगा? कोडोमिनेंस। तो ये हो गया कोडोमिनेंस। इसी तरह से एक और हम एग्जांपल यहाँ पे लेंगे कोडोमिनेंस की, अभी हम आगे चलकर वो डिटेल से पढ़ेंगे, वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये भी एक एग्जांपल हो सकती है कोडोमिनेंस की। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में स्पेशली जो एबी ब्लड ग्रुप होता है, अभी आगे आपको इसकी सारी कहानी बताएंगे, ये ए बी ब्लड ग्रुप कैसे कंट्रोल होता है। तो ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ये दोनों कोडोमिनेंस की एग्जांपल्स कंसिडर की जाएंगी। आप एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम की एग्जांपल कोड कर सकते हैं और ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम की एग्जांपल कोड कर सकते हैं। तो अब तक हमने 3 किस्म की डोमिनेंस रिलेशंस देखी हैं। कंप्लीट डोमिनेंस जो कि मेंडल ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका था, उसके बाद फिर ये 2 एक्सेप्शनल केसेस हमारे सामने आए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसमें 4 o'clock प्लांट का फ्लावर कलर हमने स्टडी किया, और कोडोमिनेंस जिसमें हमने ह्यूमन के ये 2 ट्रेट्स देखे हैं, एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम और ए बी ब्लड ग्रुप। अब एक और टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, जो कि अगरचे फेडरल बोर्ड के कोर्स में तो नहीं है लेकिन पंजाब बोर्ड्स के कोर्स में मौजूद है और एंट्री टेस्ट में भी इसके बारे में पूछ लिया जाता है समटाइम, तो उसका भी हमें इल्म होना चाहिए, और वो है ओवर डोमिनेंस। अगेन ओवर डोमिनेंस की भी हम पहले एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आपको डिफाइन करेंगे कि ओवर डोमिनेंस क्या चीज़ है। ओवर डोमिनेंस में यहाँ पे एग्जांपल हम कोड कर सकते हैं, आई कलर इन ड्रोसोफिला, आई कलर इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला ये फ्रूट फ्लाई से कॉमनली कहा जाता है, फ्रूट फ्लाई, फ्रूट के ऊपर बैठने वाली एक छोटी सी फ्लाई होती है। ये कॉमन हाउस फ्लाई से छोटे साइज की होगी। फ्रूट फ्लाई दैट इज ड्रोसोफिला, इसका आई कलर ये ओवर डोमिनेंस की बेस्ट एग्जांपल है। आई कलर इन ड्रोसोफिला बुनियादी तौर पर तो 2 फॉर्म्स में आपको मिलता है, उनमें से एक आई कलर कहलाता है रेड और दूसरे को वाइट कहते हैं, रेड आइड ड्रोसोफिला एंड द वाइट आइड ड्रोसोफिला। अगर आप एक रेड आइड ड्रोसोफिला को वाइट आइड ड्रोसोफिला से क्रॉस फर्टिलाइज करते हैं, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो भी रेड आइड होते हैं, वो भी रेड आइड होंगे। ये फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, और उसके बाद जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन यहाँ पर पैदा होती है, दैट फर्स्ट फिलियल जनरेशन ऑल्सो इनहेरिट द रेड आई कलर। लेकिन अगर आप इन दोनों का रेड आई कलर कंपेयर करते हैं, यानी P1 रेड आइड को और F1 रेड आइड को अगर आप कंपेयर करें, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि ये F1 का रेड आई कलर थोड़ा सा डार्क है एज कंपेयर टू P1 रेड। ये थोड़ा सा डार्क रेड अपीयर होगा, रेड होगा तो सही लेकिन ज़रा सा डार्क रेड होगा। हुआ कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर रेड आई को कंट्रोल करने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसको हम यहाँ पे शो करते हैं W+ के साथ, ठीक है, W+ के साथ उसको हम शो कर रहे हैं। W+ इज द सिंबल फॉर द जीन कंट्रोलिंग द रेड आई कलर, और होमोजाइगस स्टेट है तो W+W+, लेकिन वाइट आई के लिए जो जीन सिंबल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है W+, हटा देंगे तो WW, अगर ये होमोजाइगस स्टेट में हो तो वाइट आई कलर कंट्रोल होगा। अगर आप इनके गैमीट्स हासिल करें तो आपके पास ये गैमीट्स पैदा होंगे, और इन गैमीट्स की अगर आप फर्टिलाइजेशन करवाएं तो यहां पर हेट्रोजाइगस स्टेट कुछ ऐसी अपीयर होगी, W+W। अब देखो यहां पर डोमिनेंस रिलेशन क्या है कि अगर ये रेड वाइट के ऊपर पूरी तरह डोमिनेट कर रहा हो तो कंप्लीट डोमिनेंस कहलाएगा। अगर ये रेड और वाइट इनकम्प्लीट डोमिनेंट हो तो यहाँ पे पिंक कलर डेवलप होना चाहिए था, और अगर ये को डोमिनेंट हो तो ऐसी सूरत में आधी आंख का कलर रेड और आधी का वाइट होना चाहिए था, यानी दोनों इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते, या एक आंख रेड और एक वाइट हो जाती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना, या तो कंप्लीट डोमिनेंस हुई है
ना यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई है, ना ही यहाँ पर को डोमिनेंस हुई है, बल्कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बज़ाहिर डोमिनेंट अलील है जिसने दूसरे की एक्सप्रेशन को हाइड किया हुआ है, उसने हेटेरोजाइगस स्टेट के अंदर अपने आप को ज़्यादा विगरस बना लिया। विगरस का मतलब है ज़्यादा शदीद बना लिया, उसने ज़्यादा इंटेंस फिनोटाइप डेवलप की अपनी होमोजाइगस स्टेट के मुकाबले में। देखो ये होमोजाइगस स्टेट में ये इतना ज़्यादा रेड कलर पैदा नहीं कर रहा था, इसका रेड नॉर्मल रेड था, लेकिन जब मुकाबले में आया तो इसने इस मुकाबले में ज़्यादा रेड पिगमेंट प्रोड्यूस कर दिया और डार्क रेड कलर की आइज डेवलप हो गई। तो इस तरह से जब हेटेरोजाइगस स्टेट में कोई एक अलील अपने होमोजाइगस एक्सप्रेशन के मुकाबले में ज़्यादा विगरसली एक्सप्रेस करे तो इस फेनोमेनन को ओवर डोमिनेंस कहा जाएगा। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? ओवर डोमिनेंस कैन बी डिफाइंड एज when one contrasting allele shows more intense or vigorous expression in heterozygous state than its homozygous expression। ठीक है भाई, तो इस तरह से when one contrasting allele shows more intense or vigorous expression in heterozygous state than its homozygous expression, this is known as over dominance। एक अलील हेटेरोजाइगस स्टेट में वो अपनी दूसरी कंट्रास्टिंग अलील के साथ जब आती है, हेटेरोजाइगस स्टेट में जब अपीयर होती है तो अपनी होमोजाइगस एक्सप्रेशन के मुकाबले में ज़्यादा इंटेंस एक्सप्रेशन शो करती है। इस तरह का जो फेनोमेनन होगा वो ओवर डोमिनेंस कहलाएगा। तो अब तक ये कोई 4 किस्म की डोमिनेंस रिलेशंस वर्कआउट हो चुकी हैं। इन डोमिनेंस रिलेशंस में कंप्लीट डोमिनेंस के अलावा बाकी जो 3 टाइप्स आपको बताई हैं ये मेंडेलियन मॉडल से डेविएशन कहलाएंगी। इनको एक्सेप्शंस कहा जाएगा टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। आपसे अगर ये एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस पूछा जाए तो उसमें आपने कंप्लीट डोमिनेंस को इंक्लूड नहीं करना, वो तो मेंडेलियन मॉडल था, लेकिन उसके अलावा जो बाकी 3 फॉर्म्स आई वो दरअसल एक्सेप्शंस कहलाएंगी टू द मेंडेलियन इनहेरिटेंस मॉडल। अभी इससे आगे भी जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के, वो आप देखेंगे कि वो भी सारी डिविएशंस होंगी, वो भी सारे एक्सेप्शनल केसेस होंगे जो कि मेंडल को पता नहीं थे, मेंडल ने रिपोर्ट नहीं किए थे, क्योंकि मेंडल ने जाहिर है कि कंप्लीट जेनेटिक स्टडी नहीं की थी। उसने जेनेटिक्स के 2 बस प्रिंसिपल वर्कआउट किए थे और वो इस तरह से पाइनियर बन गया था इस तरह की स्टडीज़ का, और उसके बाद फिर लोगों को एक रास्ता नज़र आ गया कि इस तरह से स्टडीज़ करनी चाहिए। तो मेंडल का काम अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन उसके बाद में जिन लोगों ने नई नई चीज़ें वर्कआउट की हैं उनकी भी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है जी, इस तरह से आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मल्टीपल अलील्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो एक और एक्सेप्शनल केस है देन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.